आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। माता पिता जीवन देते हैं, जीवन की कला तो शिक्षक ही सिखाता है। दोबारा से सुविचार सुनिए। माता पिता जीवन देता है, जीवन की कला तो शिक्षक ही सिखाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और अच्छे से अपना कार्य भी कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहिए बेटा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी विषय का अध्याय 8, श्याम एक किसान। और इसके जो लेखक इसमें जो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है कवि? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इसमें कवि ने श्याम एक किसान, ये हमारा जो शीर्षक है, श्याम का जो वर्णन है किसान की भांति चित्रित किया है, किसान के रूप में चित्रण किया है श्याम का वर्णन। तो आइए अब हम अपने पाठ शुरू करने से पहले मैं कुछ कठिन शब्दों के आपको अर्थ बता देती हूँ ताकि आपको कविता अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले शब्दार्थ आपके साफा पगड़ी या सिर पर बांधा कपड़ा। ये तो आप देखते भी होंगे, आपके बुजुर्ग होंगे, घर में बड़े बूढ़े होंगे तो बांधते भी होंगे, अभी भी कुछ बांधते हैं साफा वगैरह, इस तरह का एक कपड़ा होता है। चिलम हुक्का या मिट्टी का पात्र जिसमें धूम्रपान किया जाता है। और दहक रही है, जल रही है। पलाश ढाक या वृक्ष पर खिले हुए। सिमटा बैठा, दुबका बैठा। औंधी उलट जाना। ठीक है बेटा, तो ये हमारे थोड़े से कुछ शब्दार्थ थे कविता से संबंधित। हमारी बहुत ही छोटी सी एक कविता है और बहुत ही अच्छी कविता है। देखिए, इसको श्याम को एक किसान के रूप में वर्णन किया है। तो देखिए, पहले हम कविता पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो यहाँ पे देखो, पहाड़ से लेंगे कि पहाड़, दूर स्थित पहाड़। आकाश रूपी साफा बांधकर बैठा है। क्या हुआ इसका कि दूर स्थित पहाड़ आकाश रूपी साफा बांधकर बैठा है और हाथ में सूरज रूपी चिलम को धारण किए हुए हैं। अर्थात में क्या करेंगे कि जैसे किसान सर पर पगड़ी बांध लेते हैं, अपने ऊंची से एक पगड़ी बांधकर हाथ में चिलम लेकर बैठे होते हैं, उसी तरह पहाड़ भी आसमान रूपी साफा, आकाश रूपी साफा बांधकर और हाथ में चिलम धारण किए हुए, सूरज रूपी चिलम को धारण किए हुए हैं। अर्थात जैसे पश्चिम दिशा में सूरज छिपने को जाता है तो सूरज जैसे लाल ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि पहाड़ ने अपने हाथ में चिलम को धारण किया हुआ है और जिसमें से आग दहक रही है, जिसमें से आग दहक रही है, या जैसे चिलम में से आग दहकती हुई नजर आती है, ऐसे ही सूरज में से आग दहकती हुई नजर आ रही है। तो आपको ये समझ में आया होगा सारा यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए आगे, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास में दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा मतलब झुंड। तो देखो बेटा, यहाँ पे घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो यहाँ पे जो पहाड़ के नीचे से जो नदी बहती है, पहाड़ के नीचे से जो नदी बहती है वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि किसान के घुटनों पर चादर पड़ी है। ठीक है, नदी रूपी चादर पड़ी है। तो आया समझ में ये कैसे प्रतीत हो रही है? जो पहाड़ के नीचे नदी बहती है वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि किसान के घुटनों पर नदी रूपी चादर पड़ी हो। पास में दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और पास में उगे हुए फूल पलाश के या ढाके जो जिसमें लाल फूल आए हुए हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पास में अंगीठी दहक रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और जैसे ही सूर्य पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है या अस्त होने में जा रहा है, तो जैसे ही अंधकार दूर पूर्व में, तो जैसे ही सूर्य डूबने जा रहा है या अस्त होने जा रहा है तो पूर्व में अंधकार होना शुरू हो जाता है, या उसमें पूर्व दिशा में थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और सिमटा बैठा वो धीरे धीरे वो अंधकार इतना सघन हो जाता है कि ऐसे लगता है जैसे कि
सिमटा बैठा भेड़ों के गले सा। ऐसे लगता है कि जैसे भेड़ों का झुंड सिमटा हुआ बैठा है। तो एक बार फिर से देख लो एक बार इस लाइन से कि अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और तो ये जैसे कि सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने जा रहा है, तो वो पूर्व में एक तरह से अंधकार छा रहा है और वो धीरे धीरे अंधकार इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ गया है कि सघन अंधकार में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड सिमटा हुआ बैठा है, जैसे कि एक साथ इकट्ठे झुंड बनाकर भेड़ें बैठी हो। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्ला मोंदी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब देखो जैसे ही अंधकार छा जाता है, सघन अंधकार हो जाता है, तो उस समय एक तरह से शांत सा वातावरण हो जाता है। उस शांत वातावरण में एकदम से मोर की आवाज आती है, मोर की आवाज सुनाई देती है कि अचानक बोला मोर। एकदम से मोर बोलता है या मोर की आवाज सुनाई देती है। वो क्या बोल रहा है एक बार देखिए, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? और ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मोर सूर्य के डूबने की सूचना दे रहे हो, कि सूर्य की डूबने की सूचना दे रहा है। तो मोर किसकी सूचना दे रहा है कि जब सूर्य अस्त हो रहा है तो उसकी सूचना दे रहे हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे कि ऐसे बोल रहा है कि सुनते हो। ये सुनते हो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि सूर्य अस्त हो गया है और वो हमें इसकी सूचना दे रहा है। कौन? मोर। तो जैसे ही चिला मोंदी और जैसे ही ये मोर बोलता है, ये सूचना देता है, तो वातावरण क्या है, घटना में परिवर्तित हो जाता है। वातावरण परिवर्तित हो जाता है, एक तरह से चेंज हो जाता है पूरा ही। तो चिला मोंदी, चिलम उलट जाती है, धुआं उठा और उसमें से धुआं उठने लगता है। सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा गया है और सूरज डूबने पर बहुत ही सघन गहरा अंधकार छा जाता है। तो अर्थार्थ में लेंगे, जब शरद ऋतु की जो रात होती है और जब सघन अंधेरा गहन अंधकार हो जाता है, पूरे आकाश में गहरा अंधकार छा जाता है, तो उस समय जो कोहरे की जो लहर सी आती है, वो एक तरह से तैरते हुए नजर आती है और बहुत ही मतलब एक तरह से वो शांत वातावरण और नीरस वातावरण प्रतीत होता है। तो इस तरह से ये आपकी कविता थी। इससे संबंधित बेटा कुछ प्रश्न उत्तर, ये आपको वैसे समझ में तो आ गई होगी, बहुत ही इजी आपकी कविता है और ये आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको, इसमें एक ही प्रश्न है जो मेन है कि एक तरह से कि सूरज छिपने में कितना टाइम लगा, तो 15 से 20 मिनट। इस तरह के दो ही इसमें प्रश्न उत्तर थे जो बहुत ही इजी है, वो मैं आपको लिख कर दूंगी। तो ये आपकी कविता है। तो प्रिय विद्यार्थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और अच्छे से आपने इसको समझा भी होगा। धन्यवाद।